नमस्कार। मैं मणि सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिविल सेवा के प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा, विशेष करके मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन और निबंध के रूप में। तो आगामी कई परीक्षाएं आपकी होने जा रही हैं, उसी को ध्यान में रख करके मैंने सोचा कि इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, क्योंकि यह आज का सबसे एक ज्वलंत विषय है और उस टॉपिक का नाम है जल संकट एवं जल प्रबंधन। तो आज हमारी चर्चा जल संकट होगा। इसका कारण क्या है, इसका क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, क्या भविष्य में होने वाला है और इस गहराते संकट को रोकने के लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं जल हमारा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। प्रकृति ने हमारे इस जैव जगत के लिए जल को संसाधन के रूप में विकसित किया। कहा जाता है जल ही जीवन है और जल है तो कल है, अर्थात जल के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जल है और इसी कारण जीवन है। बाकी कोई और प्लेनेट पर न जल है न कोई जीवन है। तो जल का महत्व हम सभी समझते हैं। अब देखना यह है कि जो जल है एक संसाधन के रूप में है, ये आज कैसे संकटग्रस्त हो गया है। तो हम सभी जानते हैं कि जल के स्रोत हमारे दो प्रमुख हैं। एक भूगर्भिक जल है और इस भूगर्भिक जल का स्रोत हमारा वर्षा जल है, और दूसरा धरातली स्रोत है जिसमें नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं आदि। देखिए, कोई विषय, कोई वस्तु तभी संसाधन बनता है जब वह मानव जीवन के लिए उपयोगी होता है। ऐसे तो हमारे पास जल के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन वो समस्त जल हमारे लिए संसाधन नहीं है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे धरातल पर जल उपलब्ध है उसका बहुत ही सूक्ष्म भाग ही संसाधन के रूप में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि समस्त जल का मात्र 0.008% ही उपयोगी या मीठे जल के रूप में देखा जाता है। अब देखना यह है कि इसका स्रोत क्या क्या है। तो इसका स्रोत भूगर्भिक जल है और धातृ जल है। अभी हमने कहा कि धातृ जल के स्रोत के रूप में नदियां हैं, तालाब हैं, झीलें हैं। ये जो धातृ जल के स्रोत हैं आज ये अपने अस्तित्व के संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंधाधुंध आर्थिक विकास के चलते, मानव के अतिक्रमण के चलते आज तालाब, पोखर ये पूरी तरह से मृतप्राय दिखाई दे रहे हैं। ऐसा माना जाए कि इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और जो झीलें हैं वो अत्यंत प्रदूषित हो गई हैं। भारत जैसे देश की बड़ी नदियां जितनी हैं उनका जल भी काफ़ी प्रदूषित हो गया है। तो मानव के गलत तरीके से दोहन करने से धातृ जल के जो स्रोत हैं वो भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका अस्तित्व धीरे धीरे समापन की ओर अग्रसर हो रहा है। और दूसरा जो भूगर्भिक जल है ये भी संकटग्रस्त नजर आ रहा है। उसके दो कारण। पहला, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून लगातार कमजोर होता जा रहा है। हम जानते हैं कि हमारे भूगर्भीय जल का प्रधान स्रोत जो है वो वर्षा का जल है। तो वर्षा की मात्रा लगातार कम हो रही है। अब देखना ये है कि एक तरफ जहां हम भूगर्भीय जल का शोषण लगातार
अधिक करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इसका जो स्रोत वर्षा का जल है उसकी मात्रा घटती जा रही है। ऐसे में जो हमारा वाटर लेवल है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा, अग्रसर हो रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि विशाल गंगा मैदान जैसे क्षेत्र में प्रतिवर्ष 3 से 4 फीट वाटर लेवल नीचे जा रहा है। तो इसका एक कारण है कि हम भूगर्भीय जल का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं। अच्छा, भूगर्भीय जल का जो शोषण तो कर ही रहे हैं, दूसरा ये भूगर्भीय जल का जो मीठा स्रोत हमारा है, मीठे जल का स्रोत है, ये जो उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल है इनका भी रिसाव बड़े पैमाने पर हो रहा है, भूगर्भीय जल की में प्रवेश कर रहा है। इसके प्रविष्ट करने से भूगर्भीय जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जो भी हमारे जल के स्रोत हैं, जल संसाधन के रूप में है, अंधाधुंध आर्थिक विकास, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल, नदियों के नैसर्गिक प्रवाह में अवरोध, शहरों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और भूगर्भीय जल का स्तर भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो हम ये देखते हैं कि दोनों जो स्रोत हैं आज अपने अस्तित्व का संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही हमारे लिए सबसे गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। आज भारत जैसा देश लगातार जल संकट की ओर बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि जब 1700 क्यूबिक प्रति व्यक्ति घन मीटर जल की उपलब्धता से कम होती है तो वह जल तनाव की स्थिति कहलाता है और जब 1100 क्यूबिक प्रति व्यक्ति घन मीटर जल की उपलब्धता होती है तो वह जल संकट की ओर कहलाता है। 2011 की रिपोर्ट में भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1686 था क्यूबिक घन मीटर। अब वर्तमान में यह घट करके 1476 हो गया है। इसका मतलब क्या है कि हम लगातार जल संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस जल का समुचित प्रबंधन नहीं किया गया तो निसंदेह हमारे आने वाली पीढ़ी को एक भयावह जल संकट का सामना करना पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं जल नहीं है तो जीवन नहीं है। जरा ध्यान रखें, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ तालाब दिया, कुआं दिया, पोखर दिया, स्वच्छ सतत वाहिनी नदियां दिया, पर्याप्त भूजल भंडार दिया। हम वर्षा जल का अधिक शोषण करते थे तो हमारे पूर्वजों ने हमें एक महत्वपूर्ण संसाधन, जल संसाधन उपलब्ध कराया। लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ी जल का जो शोषण कर रही है, जल का कुप्रबंधन हो रहा है, दिखाई दे रहा है। जो उचित मात्रा में होना चाहिए जल संग्रहण, जल संरक्षण, वो नहीं हो पा रहा है। प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो संसाधन है उसको हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भयावह परिणाम हमको देखने को मिल भी रहा है। भले ही अभी उतने व्यापक स्तर पे ना हो, लेकिन बात आने वाले कुछ ही समय में इसकी व्यापकता सर्वत्र दिखाई देगी। अब जैसे आप जान लीजिए, हम कहीं और दूर ना जाए, अगर हम जल संकट और उसके प्रभाव को भारत के संदर्भ में ही देखें तो बड़ी विकट स्थिति दिखाई दे रही है। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है और जहाँ पर जल की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है। तो भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला है और मानसून जलवायु वाला है। मानसून जलवायु का मतलब हमारा यहाँ ये कि यहाँ वर्षा एक ऋतु विशेष में होती है, लेकिन जल की आवश्यकता वर्ष भर होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम जल की निर्भरता भूगर्भीय जल पर अधिक करते हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि देश में जितना हम जल का उपयोग करते हैं उसका 67% जल हम भूगर्भीय जल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो भूगर्भीय जल का दोहन लगातार बढ़ रहा है, जबकि वर्षा जल की मात्रा कम होती जा रही है। इसका लेवल नीचे घटता जा रहा है। इस पर हमें कहीं कहीं एक ठोस उपाय की आवश्यकता है, जिससे हम भूगर्भीय जल का
अधिक से अधिक संरक्षण कर सकें। दूसरा ये कि हम ऐसे कुछ कृषि कार्य करते हैं जिसमें जल की आवश्यकता अधिक पड़ती है, जैसे गन्ना, चावल की कृषि, कपास, ऐसे बहुत सी ऐसी फसलें हैं, तो हम इसमें जल की आवश्यकता अधिक होती है। सबसे अधिक हम जल का उपयोग गन्ने की कृषि में करते हैं। अच्छा, बिना जल का कृषि कार्य संभव ही नहीं है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, तो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते कि हम जल प्रबंधन के, जल संरक्षण के रूप में हम कृषि कार्य करना ही छोड़ दें। इसके लिए हमें कुछ एक व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है, अर्थात हम संतुलित विकास की अवधारणा पर चलें, जिससे हमारा कृषि कार्य भी बाधित न हो और जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिले और जल संकट से हम दूर रहें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें जल संकट से बचना है तो हमें विभिन्न उपाय अपनाना होगा। जैसे जो भी हमारे पास उपलब्ध जल है उसका हम वैज्ञानिक तरीके से उपयोग करें, अर्थात तकनीकी रूप से उपयोग करें। अंधाधुंध उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, हम उतने ही जल की उपयोग करें जितना हमें आवश्यकता है। हम ऐसे फसलों को ज़्यादा महत्व दें जिसमें जल की आवश्यकता कम पड़ती है और किसानों को, उत्पादकों को लाभ अधिक दिखाई दे, है ना। जैसे मोटे अनाजों की खेती करें, हम अन्य फसलों पर निर्भरता बढ़ा लें, हम ऐसे धान, ऐसे गन्ने के बीजों को विकसित करें जिसमें जल की आवश्यकता कम पड़ती हो। हमें जो वर्षा जगह जल उपलब्ध होता है उसे जगह जगह संग्रह करें। वाटर शेडिंग प्रोग्राम को व्यापक स्तर पर ले आओ। जो हमारे पूर्वजों ने हमें पोखर तालाब दिया था उसे पुनर्जीवित करें। वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण करें। अगर हम वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, वाटर मैनेजमेंट को विकसित करेंगे, कृषि के प्रारूप में बदलाव लाएंगे, ऐसे फसलों को महत्व देंगे जिसमें जल की आवश्यकता कम पड़ती हो, तो शायद कृषि के क्षेत्र में जो जल की निर्भरता लगातार बढ़ती हो कम होती जाएगी। इससे भूगर्भीय जल को संरक्षण मिलेगा। अगर हम वर्षा जल का उपयोग करेंगे, धातृ जल का उपयोग करेंगे, तो भूगर्भीय जल का उपयोग कम होगा, तो इसका संरक्षण मिलेगा। वृक्षारोपण को बढ़ावा दे। जो वहाँ पर अत्यधिक जल संकट की स्थिति होती है वहाँ पशुपालन कार्य, चारागाह आदि का विकास करें, जिससे वहाँ के लोगों को, स्थानीय स्तर पर स्थानीय लोगों को जल संकट का प्रभाव कम दिखाई दे। हम सिंचाई के नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करें, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई, जिसको हम टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई कहते हैं। इससे 35 से 70% पानी की बचत होती है और ये बहुत बड़ी बचत होती है। तो हम सिंचाई में नवीनतम तकनीकी का उपयोग करें। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्यतः सभी घरों में लागू कर दिए जाए। इसके लागू होने से वर्षा जल का संग्रहण होगा और हम आवश्यक घरेलू कार्यों में उपयोग किए गए जल इन सिस्टम से प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा भूगर्भीय जल पर निर्भरता कुछ कम होगी, क्योंकि देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास से हम जल संकट को दूर कर सकते हैं, जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, एक अनुकूल वातावरण विकसित कर सकते हैं और ऐसा वातावरण विकसित कर सकते हैं जिससे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को उसी तरह से जल संसाधन मुहैया करा सकें जैसा कि हमारे पूर्वजों ने हमें उपलब्ध कराया था। तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है, मेरा दायित्व होता है कि हम जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण को बढ़ावा दें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसके भयावह परिणाम देखने को मिलता है। अब अगर हम जल संकट का प्रभाव में चर्चा करें तो पहले इसको 2 शब्दों से समझा जा सकता है, क्योंकि जल संकट से हमारी विकास और सुरक्षा दोनों प्रभावित होती है। देश में अगर जल संकट बढ़ रहा है तो इससे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों
अब कैसे प्रभावित होगी, जल संकट से आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का क्या संदर्भ है, इसको समझना आवश्यक है। देखिए, हमारी कई ऐसी नदियां हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से प्रवाहित होती हैं। जैसे चीन से जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, बांग्लादेश तीस्ता है, सिंधु पाकिस्तान से रिलेटेड है, महाकाली परियोजना है। तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ऐसे कई पड़ोसी देश हैं जिससे नदियां इन देशों से प्रभावित होती हैं। तो जब इन नदियों के प्रवाह में किसी प्रकार की कमी होती है, और पानी की आवश्यकता सभी देशों को है, आज अक्सर नदी जल को लेकर के हमारे पड़ोसी देशों के साथ विवाद गंभीर होता जा रहा है। सिंध जल बेसिन को लेकर पाकिस्तान के साथ, ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के चाइना के साथ, तीस्ता और गंगा नदी को जल के लेकर के बांग्लादेश के साथ, काली महाकाली नदी को लेकर के नेपाल के साथ। इस तनाव हमारा पड़ोसी देशों के संबंधों को कमजोर करता है, जिससे हमारी बाह्य सुरक्षा की संभावना में आने वाला भविष्य, आने वाले समय में कहीं ऐसा न हो कि पानी को लेकर के ही पड़ोसी देशों के साथ युद्ध का सामना करना पड़े। ठीक है, तो ये तुम्हारी बाह्य सुरक्षा को। आंतरिक सुरक्षा में हम जानते हैं कि हमारी कई ऐसी नदियां हैं जो विभिन्न राज्यों से प्रभावित होती हैं। अब राज्यों को में लेकर के नदी के जल को बंटवारे को लेकर संघर्ष है। एक लंबे समय से कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार के बीच विवाद बना हुआ है। इसको लेकर हिंसक आंदोलन भी हो चुके हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा बन गया है इन दो राज्यों के बीच पानी को लेकर के। सतलज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को लेकर के विवाद बना हुआ है। बेतवा नदी को लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच विवाद है। गंडक परियोजना को लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार की बात है। तो कहीं न कहीं विवाद बढ़ता जा रहा है। ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो हम तो यही मानते हैं कि बढ़ते जल संकट से हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों कहीं न कहीं प्रभावित होती दिखाई दे रही है। तो इस सुरक्षा का हो गया। और विकास भी हमारे जल संसाधन पर डिपेंड करता है। अगर जल संसाधन की कमी होगी तो हमारा कृषि कार्य बाधित होगा, और कृषि कार्य बाधित होगा तो हमें खाद्यान्न संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। हमारी विकास की रफ्तार कमजोर हो सकती है। हम आज भी मानते हैं कि भारतीय कृषि है हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। भले हम उद्योग और सेवा क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारा कृषि का योगदान कम होता जा रहा। और कृषि तभी जो है जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है। तो कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि जल संकट से हमारी विकास और सुरक्षा दोनों बुरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा। तो आइए हम संकल्प लें कि इस बढ़ते जल संकट से बचने के लिए एक सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता है। ये किसी एक सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, क्योंकि ये सामूहिक सुरक्षा का विषय है। जब कोई विषय किसी एक व्यक्ति, एक समाज के लिए नहीं है, सर्वत्र समाज और सभी के लिए है, तो वह विषय सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी का हो जाता है। इसमें सामूहिक सुरक्षा तब होगी जब सभी मिलकर के एक साथ कार्य करेंगे। जल संकट किसी राज्य का विषय नहीं है, जल संकट किसी देश का विषय नहीं है, जल संकट एक समुदाय या एक वर्ग का विषय नहीं, एक जाति का विषय नहीं, पूरे समस्त मानव जाति के लिए, पूरे जगत के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो सबके लिए जल संकट एक प्रभाव डालता है। तो ये उत्तरदायित्व सबका बनता है कि हम जल संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें, जल संरक्षण को बढ़ावा दें, जो जल संकट की संभावना बन रही है उसे दूर करने का प्रयास करें, वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण करें, वाटर शेडिंग प्रोग्राम को मजबूती से आगे बढ़ावें, अमृत सरोवर परियोजना को जो है ये बहुत ही व्यवहारिक रूप से ठोस रूप देने का प्रयास करें। ऐसा हम करेंगे तो मुझे मानना है कि हम वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी करने में सफल होंगे और आने वाली पीढ़ी को उसी तरह से जल संसाधन मुहैया कराने में सफल होंगे जैसा जल संसाधन हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था। जय हिंद।